WWE की हिस्ट्री के टॉप 10 सबसे कमाल के फैक्शंस या फिर टीम्स कौन सी हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 10 बेबी फेसेस और टॉप 10 हील्स के ऊपर, और उसके कमेंट सेक्शंस में काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि टॉप 10 फैक्शंस कौन सी है WWE की हिस्ट्री में, और एग्जैक्टली उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लाइक बटन दबा दें, जो इस वीडियो का लाइक गोल रहने वाला है वो होगा 1500 लाइक्स का। अब फैक्शंस जो होती हैं रेसलिंग में काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसी टीम्स हैं जो कि काफी इंपैक्ट डालती हैं रोस्टर के ऊपर, और एक डोमिनेंस जो है इनकी अलग से शो होती है। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से गाइस। तो लिस्ट में नाम आता है यहाँ पे वायट फैमिली का। हम में से सारे लोग जो है वो काफी ज्यादा फेमिलियर हैं वायट फैमिली से, और एक समय पे हम जानते हैं कि किस तरीके से वायट फैमिली WWE के रोस्टर के ऊपर डोमिनेंस अपना दिखा रही थी। इस फैक्शन के लीडर थे ब्रे वायट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी और स्केरी सा ऐसा सुपरस्टार था जो कि अपनी माइंड गेम से बाकी लोगों को कंट्रोल कर सकता था, स्पेशली उनके दो पार्टनर्स लूक हार्पर और एरिक रोवेन, जो कि कुछ भी कर सकते थे अपने बॉस ब्रे वायट को बचाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये जो तीन मेंबर्स थे वो मेन इसका पार्ट देखने को मिले थे, और अलग अलग टाइम पे इनमें सुपरस्टार्स जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमन, रैंडी ऑर्टन और इवन डैनियल ब्रायन भी इन्वॉल्व थे गाइस। और ये फैक्शन लिस्ट में सबसे नीचे इसलिए यहाँ पे आती है क्योंकि WWE ने कभी भी वायट फैमिली को उस पोटेंशियल तक पुश नहीं करा जितनी उनके पास डेफिनेटली थी। ब्रे वायट के माइक स्किल्स अलॉन्ग विद लूक हार्पर एंड एरिक रोवेन, टू डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स, उनका अच्छे से यूज करा जाता तो शायद WWE के टॉप पर भी वो जा सकते थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है द कॉर्पोरेशन का। ये वो स्टेबल या फिर फैक्शन थी जो कि रॉक को उनकी सबसे पहली WWE चैंपियनशिप तक लेकर गया था, और ये सेटअप करा गया था विंस मैकमैन की तरफ से, जो कि एक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और बाकी ऐसे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जो कि विंस मैकमैन बिछाना चाहते थे। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग से नाम थे जैसे कि रॉक, शेन मैकमैन, केन शैमरॉक, द बिग बॉस मैन, पैट पैटरसन एंड इवन जेरल्ड ब्रिस्को। और ये ग्रुप इतना अच्छा इसलिए था गाइस क्योंकि ना ही सिर्फ एज अ टीम ये बढ़िया तरीके से काम करते थे, बल्कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल मेंबर्स थे उनकी अकम्प्लिशमेंट्स भी काफी ज्यादा अच्छी थी। रॉक इसके टाइम पे 3 बार WWF का टाइटल जीते थे। शैमरॉक और बॉसमैन जो है वो एक साथ टैग टीम चैंपियन भी बने थे, और इंडिविजुअल टाइटल्स उन्होंने भी जीते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब इनके मेंबर्स जैसे कि रॉक और विंस मैकमैन बाहर चले गए थे ग्रुप से, और धीरे धीरे ये अंडरटेकर की मिनिस्ट्री का पार्ट बन गया था। फ्यूचर में इसको एक बार फिर से रिफॉर्म करा गया था जब इसका नाम चेंज कर दिया गया था टू द मैकमैन हेल्मस्ली फैक्शन, जो कि कंट्रोल करी जा रही थी ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन की तरफ से। तो बेसिकली ये उतना अच्छा कभी भी नहीं था जितना कि स्टार्टिंग में था, और इस वजह से लिस्ट में नंबर 9 पर है। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है द नेक्सस का। अब जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था कि अननोन लोग आके अच्छे या फिर नोन नामों को अटैक करते हैं, वो नेक्सस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और जो इसके टोटल मेंबर्स थे गाइस वो NXT के सीजन 1 के सारे पार्टिसिपेंट्स थे, और इनके लीडर थे वेड बैरेट। और हमने देखा था कि किस तरीके से 2010 के एक रॉ के एपिसोड पे इस ग्रुप ने अपना डेब्यू करा था और बुरे तरीके से जॉन सीना पे अटैक कर दिया था। और इसके बाद इस ग्रुप को काफी ज्यादा फायदा हुआ, जैसे इसके अंदर टैग टीम चैंपियंस निकल के आए हीथ स्लेटर और जस्टिन गैब्रियल के फॉर्म में। इसके अंदर रायबैक थे, डैनियल ब्रायन थे, डेविड ओटुंगा थे, और ये बेसिकली इसीलिए इतने ज्यादा पॉपुलर माने जाते थे क्योंकि ये नोन नामों को अटैक करते थे और अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते थे। और ये चीज जो थी फ्यूचर में और बहुत सारे स्टेबल्स ने कॉपी भी करी है, जो कि ओरिजिनली नेक्सस ने दी है। अब जबकि इसके अंदर टैग टीम चैंपियंस निकल कर आए थे, लेकिन जो मेन पुश था वो वेड बैरेट को ही मिला था, और वो सबसे बड़े स्टार निकल कर आए थे इस पूरे ग्रुप में। और जब ये ग्रुप कुछ समय के बाद टूट चुका था गाइस, तो इसको वापस लाया गया था एज द न्यू नेक्सस, जिसके लीडर थे CM पंक। लेकिन WWE चाहती थी पंक को इंडिविजुअली बहुत ज्यादा पुश करना ड्यूरिंग द समर ऑफ पंक, तो उसकी वजह से जो है नेक्सस का जो लाइफ टाइम था सेकंड टाइम भी उतना बड़ा नहीं था। अगर आप लोग पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं नेक्सस की कहानी, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है WWE एक्सप्लेन्ड सीरीज में, आप उसको डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है हार्ट फाउंडेशन का। अब जो ओरिजिनल हार्ट फाउंडेशन थी गाइस वो एक टैग टीम थी जिसके अंदर केवल 2 सुपरस्टार्स थे, ब्रेट हार्ट और जिम नाइट हार्ट, और ये बहुत बार टैग टीम चैंपियंस भी बने थे ड्यूरिंग द ईयर्स 1985 टू 1991। लेकिन जो एक्चुअल फैक्शन आई थी गाइस वो 1997 में फॉर्म की गई थी, जब ब्रेट हार्ट जुड़ गए थे अपने भाई ओवेन हार्ट, ब्रिटिश बुलडॉग ब्रायन पिलमैन एज वेल एज जिम नाइट हार्ट के साथ। तो जबकि ये स्टेबल काफी कम समय के लिए एग्जिस्ट करा था WWE के अंदर गाइस, लेकिन उस समय में ही इन्होंने अपना नाम काफी बना लिया था एज द हील स्टेबल। ये अपने आप को एंटी अमेरिकन दिखाते थे और प्रो कैनेडियन दिखाते थे ऑब्वियसली, क्योंकि सारे इसके अंदर जो रेसलर्स थे वो कैनेडियन थे और यूएस के अंदर इनको बहुत ज्यादा बू हुआ करती थी। लेकिन उस समय पे गाइस इनके पास सारी पॉसिबल चैंपियंस थी WWE के अंदर जो थी,
जैसे कि WWF चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, यूरोपियन चैंपियनशिप एंड इवन द टैग टीम टाइटल। लेकिन 1997 में जब ब्रायन पिलमैन की सडन डेथ हो गई थी और उसके कुछ ही समय बाद मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब भी हो गई थी, तो यहाँ पे जो है गाइस ये पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था ग्रुप और उसके बाद हमें कभी भी नहीं देखने को मिले। तो एक साल के लिए बस रही थी यहाँ पे हार्ट फाउंडेशन, लेकिन उतने में ही इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया था। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है द मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस का। अब ये एक ऐसी फैक्शन है जिसने हमें अंडरटेकर की ट्रू डार्क साइड दिखाई थी और हमें बताया था कि अंडरटेकर एक्चुअली में क्या कर सकते हैं। और ये फैक्शन पॉपुलर इसलिए हुई थी गाइस क्योंकि मानी जाती थी ऐसे बुरे काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अंडरटेकर ने ऑलमोस्ट स्टेफनी मैकमैन से शादी कर ली थी और बिग बॉस मैन को तो क्रूसीफाई कर दिया था, यानी कि उनकी मौत से लटका दिया था उनको ऑलमोस्ट। और ये चीजें WWE फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। और जब स्टार्ट में ग्रुप बना था तो अंडरटेकर किसी एक सुपीरियर पावर को जो है अपने प्रोमोज में मेंशन किया करते थे और ऐसा लगता था कि शायद वो विंस मैकमैन से फ्यूड कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में रिवील हुआ था गाइस कि ये सुपीरियर पावर विंस मैकमैन ही है। और ये चीज शायद WWE फैंस को उतनी अच्छी नहीं लगी और उस समय पे जो था मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस काइंड ऑफ खत्म हो गई थी और एक कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ गए थे टू बिकम द कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आती है द न्यू डे। अब हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं, हम हिस्ट्री में जाके देखें तो यूजुअली जो कॉमेडी फैक्शंस होती हैं जो कि ऐसे उल्टे सीधे काम करती हैं वो इतनी फैंस को कभी पसंद आती नहीं है और लिमिटेड टाइम के लिए पॉपुलर रहती हैं। लेकिन न्यू डे ने जो है ये चीज बिल्कुल ही अलग कर दी क्योंकि इतने सालों से बिना किसी एक भी ब्रेकअप के न्यू डे को लोग अभी भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ न्यू डे ओवर पुश्ड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो उनका गिमिक है वो बोरिंग है, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो उतने पॉपुलर नहीं है जितने कि वो पहले थे। अब साल 2014 में WWE ने न्यू डे को फॉर्म किया था बिग ई, कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स के साथ। और आज अगर हम देखें तो ये टोटल 8 टाइम टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। एंड इवन हमने देखा था रिसेंटली कोफी किंगस्टन को कितना बड़ा इंडिविजुअल पुश मिला था WWE चैंपियनशिप के लिए, जिसकी वजह से इस ग्रुप की जो है और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। तो जो फैंस के दिमाग में फिलहाल इस ग्रुप के रिलेटेड सवाल है वो यही है कि कब तक WWE इसको ऐसे खींच सकती है। क्या न्यू डे में एक ब्रेकअप आना अब जरूरी है? आप लोग मुझे डेफिनेटली अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यू डे अगर ब्रेकअप नहीं होती तो मुझे एक अच्छी टैग टीम नहीं लगेगी, लेकिन शायद अब समय आ चुका है कि WWE उनके साथ भी कुछ नया करे। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है इवोल्यूशन का। अब इवोल्यूशन प्रोबेबली 2000s की द मोस्ट डोमिनेटिंग टैग टीम थी और गाइस ये लीड करी गई थी ट्रिपल एच की तरफ से और इस ग्रुप में थे रिक फ्लेयर, बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन उनके साथ। ये काफी कमाल का हील स्टेबल था गाइस और ये पूरी एक मेन इवेंट लेवल की फैक्शन थी गाइस जो कि सारे मेजर टाइटल्स जीतती थी। लेकिन सबसे कमाल की बात ये थी कि जबकि इस ग्रुप का एक्चुअल मोटिव था ट्रिपल एच की लेगेसी को बनाना और ट्रिपल एच को एज द बीस्ट दिखाना, लेकिन साथ के साथ रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा दो यंग गाइस को भी बिल्ड करना था और वो भी जो है वर्ल्ड चैंपियंस बन गए थे गाइस। तो काफी कमाल की जॉब इवोल्यूशन ने करी और जिस तरीके से उनको बुक करा गया था वो आज तक भी जब लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि कितना कमाल हुआ। और जब एक ग्रुप टूटा था तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नेचुरल वे में ग्रुप टूट गया है, तो कुछ फोर्स नहीं लग रहा था और इसकी स्टार्ट से लेकर एंड तक जो एवोल्यूशन की हिस्ट्री रही थी वो काफी कमाल की रही थी। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है द शील्ड का, एक ऐसा ग्रुप जो कि मेरे हिसाब से पूरे लास्ट डेकेड का बेस्ट ग्रुप है और शायद ये एक डिबेट भी नहीं हो सकती। साल 2012 के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में इन्होंने अपना डेब्यू करा था और 3 ऐसे नाम डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस जिनको पहले कोई नहीं जानता था और इस ग्रुप से स्टार्ट होने के बाद ये तीनों इंडिविजुअली भी वर्ल्ड चैंपियंस बने थे। अब जो सबसे यूनिक बात है शील्ड की गाइस वो ये है कि इन तीनों ही मेंबर्स को पहले से कोई नहीं जानता था जब ये ग्रुप के अंदर आए थे। तो अच्छी बात यही थी कि 3 नए स्टार्स जिनको फैंस पहले ढंग से पहचानते भी नहीं थे उन्होंने इतना अच्छा किया यहाँ पे कि लोग इनके दीवाने हो गए और शील्ड प्रोबेबली इतना बढ़िया फैक्शन था और WWE ने जिस डोमिनेटिंग तरीके में इनको बुक किया था वो भी बिल्कुल कमाल का था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नेक्सस ने नॉन स्टार्स को अटैक करने की शुरुआत करी थी, तो वही चीज यहाँ पे शील्ड ने भी फॉलो करी एंड जस्ट लाइक द 4 हॉर्समैन ये भी सारे मेंबर्स ऑफ द शील्ड जो थे वो एक ही समय पे चैंपियंस थे। तो जो सेथ रॉलिंस को अपना आर्किटेक्ट का कैरेक्टर मिला वो शील्ड की वजह से था और साल 2014 में जब उन्होंने हील टर्न करा तो वो उनको इतना पॉपुलर बना के चला गया कि वो शायद कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। रोमन रेंस का सुपर स्टारडम वाला इंडिविजुअल पुश जो उनको दिया गया वो भी शील्ड की वजह से था और सेम गोज फॉर डीन एम्ब्रोस। लेकिन प्रोबेबली लोग कहते हैं कि डीन एम्ब्रोस को WWE ने कभी उतना पुश नहीं करा जितना कि सेथ और रोमन को करा और शायद यही रीजन था कि एम्ब्रोस WWE छोड़कर चले गए। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है डी जनरेशन एक्स का। अब ये DX का जो ग्रुप है WWE
WWE ने बनाया था ताकि ये WCW के NWO ग्रुप को जो है वो काउंटर कर सकें। और इसमें ओरिजिनली थे गाइस शॉन माइकल्स जो कि इस ग्रुप के लीडर थे, और उनके साथ थे ट्रिपल एच, रिक रूड और चाइना उनको सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे NWO WCW के अंदर करती थी, DX भी काइंड ऑफ वैसे ही करती थी गाइस, काफी एजी कंटेंट, कुछ ऐसे टाइप का कंटेंट जो कि शायद टीवी पे बिलोंग नहीं करता लेकिन तब भी दिखाया जाता था। और इस फैक्शन की वजह से WWE जो है वो धीरे धीरे करके एटीट्यूड एरा के अंदर गई थी। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट था इस फैक्शन का वो थे गाइस शॉन माइकल्स, क्योंकि उस समय पे वो इतने कमाल के हील थे कि जो भी उनके टैक्टिक्स लोग देखते थे उनको आप कभी भी जो है ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते, और आपको क्लियरली दिखता था कि कितना कमाल है। लेकिन जब शॉन माइकल्स की नेक इंजरी हुई थी, जो कि प्रॉब्ली उनके लिए करियर थ्रेटनिंग इंजरी थी, तो उस समय पे ट्रिपल एच ने जो है इस फैक्शन पर टेक ओवर कर लिया था। और उसके बाद न्यू एज, आउटलॉज, एक्स पाक जैसे मेंबर्स ने भी इस ग्रुप में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो DX है इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन इन WWE हिस्ट्री। और फिर नंबर 1 पे गाइस आता है वो नाम जो कि शायद आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर दिया था, एंड इट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड ऑल्सो नोन एज NWO। अब जो NWO की शुरुआत थी गाइस वो हुई थी स्टार्ट एट बैश ऑफ द बीच इन 1996, जिसमें पार्ट थे हल्क होगन जो कि एक सुपीरियर इंसान थे उस समय पे रेसलिंग फैंस के लिए, और उन्होंने अपना अनबिलीवेबल शॉकिंग हील टर्न करा था और ज्वाइन कर लिया था दी आउटसाइडर्स को, जिसमें थे स्कॉट हॉल और केविन नैश। तो एक क्लियरली मैं आपको बता सकता हूं कि जब NWO अपनी पीक पे थी गाइस, तो उससे पॉपुलर फैक्शन कभी नहीं रही है इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। और इन्होंने WCW को इतना ज्यादा डोमिनेट करा था, इतने कमाल के रियल लाइफ एंगल्स और एजी कंटेंट हमको दिखाया था कि उस समय पे WWE के जो फैंस थे वो सेम ओल्ड प्रोडक्ट से बोर हो चुके थे, और WCW की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी। अब WWE बताती है अपने फैंस को यूजुअली कि DX जो है इट इज द ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि WCW उनकी ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, और ये एक ऐसी चीज थी जिसने ऑलमोस्ट WWE को आउट ऑफ बिजनेस कर दिया था। लेकिन NWO का डिक्लाइन तब एक्चुअली में शुरू हुआ गाइस जब WCW उन पे ओवर डिपेंडेंट हो गई थी, और इतने सारे मेंबर्स उन्होंने ऐड करने स्टार्ट कर दिए थे इस ग्रुप के अंदर कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रोस्टर जो था इसका पार्ट था। और जबकि WCW आउट ऑफ बिजनेस हो गई थी गाइस, साल 2002 में विंस मैकमैन एक बार फिर से NWO को वापस लेकर आए, क्योंकि उस समय पे वो इतनी हॉट प्रॉपर्टी थी कि लोग उनको देखना चाहते थे। लेकिन उस समय पे गाइस जो है स्कॉट हॉल काफी सारे ड्रग अब्यूज के अंदर पाए गए थे, और जो है केविन नैश इंजर्ड हो गए थे। इसकी वजह से ग्रुप एक बार फिर से डिसइंटीग्रेट हो गया था, और जो वेंजेंस 2002 का पेपर व्यू था उससे पहले NWO फाइनली जो है वो खत्म हो चुका था। तो गाइस ये थे टॉप 10 ग्रेटेस्ट WWE फैक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अपनी लिस्ट जो है मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।